रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और स्टूडेंट आज हमने टॉपिक डिस्कस किया था स्टोइकोमेट्री के बारे में स्टूडेंट। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें स्टूडेंट हम अमाउंट किस में एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम इसकी जो रिलेशनशिप है अमाउंट की रिलेशनशिप वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया स्टूडेंट। मोल मोल कन्वर्जन हमने उसमें डिस्कस किया, फिर हमने मोल मास कन्वर्जन हमने डिस्कस किया, और तीसरा हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट मास मास कन्वर्जन हमने डिस्कस किया था, और चौथा जो है स्टूडेंट इसमें वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। अब स्टूडेंट एक बात जहन में याद रखना है कि हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे के सारे उसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। अब गैसेस में हमारे पास मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे पास ये है स्टूडेंट कि गैसेस का मास इंतहाई कम होता है, वेरी लिटिल मास होता है, तो उसकी मास को मैयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको इजी बना ले स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई वी आर मैयर गैसेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम इसके, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम आसानी के साथ हम मैयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू गैसेस मासेस, क्योंकि गैसेस का मास इंतहाई कम होता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है स्टूडेंट, बहुत कम होता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम गैसेस के वॉल्यूम को मैयर करते हैं एज कंपेयर टू मासेस। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है स्टूडेंट, याद रखना है कि नॉट ऑल केमिकल रिएक्शन के जितने के सारे केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट नॉट इन्वॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट, सारे के सारे सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया कि इट इज easier for us to measure volume of gases as compared to their masses. क्यों स्टूडेंट? रीजन क्या है स्टूडेंट? बिकॉज gases have little या less या little mass, so it is difficult for us to measure the mass of gas. That's why we can measure its volume. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम एक लॉ यूज करेंगे स्टूडेंट, वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस के लिए हम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम यूज करते हैं एवोगैड्रो लॉ। ये हम चैप्टर नंबर गैसेस में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एवोगैड्रो लॉ। अब हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन को समझने के लिए इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। कहता है कि equal volume of different gases at STP. STP का मतलब है standard temperature pressure. Equal volume of different gases at ATP will have same moles and पार्टिकल्स। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या आर, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट कि equal moles of different gases at standard temperature pressure will occupy
22.4 dm क्यूब वॉल्यूम एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रेशर क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे प्रेशर हम 1 atm लेते हैं, टेम्परेचर हम 273 केल्विन लेते हैं, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये 22.4 dm क्यूब कैसे आता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अभी करते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है स्टूडेंट, वॉल्यूम मालूम करना है, तो दोनों साइड को हमने P से क्या करना है स्टूडेंट, वो डिवाइड करना है, ये कट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू स्टूडेंट nRT डिवाइड बाई P आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट देख ले कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल हम 1 लेते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो है 0.82 और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं, और डिवाइड बाय प्रेशर हम कितना लेते हैं, 1 atm। तो ये जब यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास आएगा 22.4 dm क्यूब। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी है स्टूडेंट, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो फिर ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, फिर 24 dm क्यूब आएगा, क्योंकि आपके पास रूम टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, 273 के साथ 25 को क्या करना है, ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 298 केल्विन। तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्या लगाना है स्टूडेंट, 298 केल्विन आप लोगों ने लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो कितना फिर एट RTP कितना आएगा वॉल्यूम, 24 dm क्यूब। तो आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि 8 STP, इसको आप इसमें हम MCQs भी करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो आपके पास 22.4 dm क्यूब आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो आपके पास कितना फिर आएगा, 24 dm क्यूब, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज क्यों आता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाए स्टूडेंट, यहां पे आ जाए, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि आपके पास डिफरेंट गैसेस है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, N2 है, CO2 है आपके पास, CH4 है आपके पास, O2 है, सो ये डिफरेंट गैसेस हैं। अगर इसके हम क्या ले ले, इक्वल वॉल्यूम ले ले, इक्वल वॉल्यूम ले ले, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ले, 1 dm क्यूब ले ले, 2 dm क्यूब ले, 10 dm क्यूब ले ले, 22.4 dm क्यूब ले ले, 11.2 dm क्यूब ले ले, जितनी भी, लेकिन आपने क्या लेना है, इक्वल वॉल्यूम लेना है। तो इसकी इक्वल वॉल्यूम एट STP पे क्या होंगे स्टूडेंट, इसके मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर हम डिफरेंट गैसेस है, अगर इसका हम मोल्स ले ले स्टूडेंट, सेम मोल ले ले, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि 22.4 dm क्यूब कहां से आता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा आ जाए स्टूडेंट, यहां पे जरा देख ले कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट। अब जरा देख ले कि 1 मोल ऑफ H2 क्या है हमारे पास, 2 ग्राम है स्टूडेंट। उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 पार्टिकल होंगे, और यहाँ पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम देख ले 1 मोल ऑफ O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 32 ग्राम है। इसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 पार्टिकल होंगे। कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है, 44 है। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन गैस, इसका मोलर मास क्या है, 16 ग्राम है। कितने विगेट्रोनम पार्टिकल्स होंगे, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ N2
इसका मोलर मास क्या है 28 ग्राम है। यहाँ पे कितने पार्टिकल इसके होंगे 6.02 जरबी की ताकत 23। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डीएमक्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जरा देख ले कि हमारे पास, इसको मैं जरा चेक कर लूं कि नजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देख ले 1 मोल। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, जरा देख ले कि 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 1 वॉल्यूम के बराबर होगा। कितने वॉल्यूम के बराबर होगा, लेट्स से हम 1 वॉल्यूम लेते हैं। अब 1 मोल का एवोगैड्रो नंबर इसमें कितने होते हैं 6.02 जरबी 10 की ताकत 23, और कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डीएमक्यू। तो इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है स्टूडेंट, अगर मोल ज्यादा होगा तो एवोगैड्रो नंबर भी ज्यादा होगा और वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब देखिए स्टूडेंट जरा यहाँ पे देख ले कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस। अभी आप जरा देख ले ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये O2 गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मीथेन गैस है और ये N2 गैस है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये डिफरेंट गैसेस है और इसका मोलर मास क्या है, डिफरेंट है। देखिए ये मोलर मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहां पे क्या है, इक्वल वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब, सबका वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, वो सेम है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल, सेम नंबर ऑफ मोल एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो लॉ। या दूसरा क्या है कि इक्वल मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस। देखा ना, इक्वल मोल, ये डिफरेंट गैसेस है ना, H2O2 CO2 CH4 N2, ये यहाँ पे ये सारे के सारे डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस है, लेकिन इसके मोल्स क्या है 1 1 1 1 1, सबके मोल्स क्या है, सेम। पार्टिकल्स क्या है, सबके सेम सेम। सो ये क्या, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डीएम क्यूब। अगर मैं कहूं स्टूडेंट कि हमारे पास 0.5 मोल हो जाए तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, हाफ होगा, हाफ पार्टिकल्स आएंगे। और 22.4 डीएम क्यूब को आपने क्या करना है स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपके पास 11.2 डीएम क्यूब पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं अगर कहता हूं कि हमारे पास डिफरेंट गैसेस है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये मेरे पास एक कंटेनर है लेट सपोज, और इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। मिसाल के तौर पे H2 है, O2 है, N2 है, CO2 है। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट गैसेस है। अब मैं इसको कहूं कि अगर इसका क्या है, मतलब 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, तो इनका सबका मास क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और उसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे और इक्वल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, देखें ना, जिस तरह हमने कहा कि 1 मोल में कितने होते हैं, 6.02 जरबेस की ताकत 23 पार्टिकल होते हैं, और ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बात आप लोगों ने जहन में याद रखना है। तो अब देखो ना, देखो डिफरेंट गैसेस मोलर मास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मोल्स क्या है, सेम है। पार्टिकल इसमें कितने हैं, सेम है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब, ये जहन में याद रखना है। लेकिन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा 1 atm, टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो फिर ये वाली वीडियो फिक्स नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि एट RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पे कितना है 24 डीएम क्यूब है, और एट STP पे कितना है 22.4 डीएम क्यूब। तो ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं, हम क्या डिफरेंट, हम इसके क्या करते हैं, फार्मूले यूज करेंगे और फिर हम उसके मुख्तलिफ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट डिफरेंट इसके जो फार्मूले हैं वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम कुछ इसके मुतालिक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टूडेंट, फिर इसकी रिलेटेड MCQs है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल,
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 22.4 dm3। तो हम जो भी डिफरेंट गैसेस लेते हैं, अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो 22.4 dm3 आएगा, अगर 0.5 लेते हैं तो आपके पास फिर ये हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, तो ये तो एक फार्मूला ये हो गया कि भाई n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dm3। अब स्टूडेंट अगर आपको 22.4 dm3 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, और आपसे पूछा जाए कि भाई गिवन वॉल्यूम कितना होगा, तो फिर इसके लिए कौन सा है स्टूडेंट? तो आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम आपने कैसे मालूम करना है? वॉल्यूम n dm3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 dm3। ये आपने जहन में याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, एक ये हो गया, क्योंकि दोनों साइड से हमने 22.4 dm3 से क्या करने? मल्टीप्लाई करने का करेगा, तो ये आपके पास ही है। अगर सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि 1 dm3 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, तो 1 dm3 के लिए मालूम करने के लिए आप क्या करोगे? 6.02 एवोगैड्रो नंबर को आपने किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट? 22.4 dm3 से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपके लिए 1 dm3 में उतनी ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, अब स्टूडेंट अब हम कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, इसके रिलेटेड स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपके बुक में जो है स्टूडेंट वो क्या है? देखिए कि आपके पास सल्फर है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो आपके पास क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास बनता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर एटम 1 है, ऑक्सीजन 2 एटम है, और यहाँ पे भी 2 एटम है। यहाँ पे स्टूडेंट सल्फर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, गैस, ऑक्सीजन गैसेस में है, और SO2 भी गैसेस में है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखने की यहाँ पे हमने इसका मास लेना है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम इसका लेना है, और यहाँ पे भी इसका वॉल्यूम लेना है, क्योंकि गैसेस का हम ये टॉपिक भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्या करना है स्टूडेंट? हमने क्या करना है? वॉल्यूम, गैसेस को हमने वॉल्यूम के टर्म में मेजर करना है, क्योंकि इसका मास क्या होता है? बहुत कम होता है। अब स्टूडेंट क्या कहता है कि अगर सल्फर के 15 ग्राम बर्न हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो बता दे इस वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना होगा अगर 15 ग्राम जो है सल्फर सॉलिड फॉर्म ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाए, तो बता दे इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देख ले, सल्फर प्लस O2 SO2। अब स्टूडेंट जरा देख ले, इसका 1 मोल होगा स्टूडेंट, 1 मोल होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम 1 मोल लेंगे, ये गैसियस फॉर्म में है तो इसका हम 22.4 dm3 लेंगे स्टूडेंट, और इसका भी हम क्या लेंगे? 22.4 dm3 लेंगे। राइट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसका 1 मोल जो है वो क्या है? 32 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने इसका मास लेना है, लेकिन यहाँ पे इसका हमने इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इसका करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कह रहे हैं कि अगर इसका 15 ग्राम हो जाए, क्या हो जाए स्टूडेंट? 15 ग्राम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर सल्फर के 15 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाए तो इस O2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स को हम मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि फार्मूले में जरा देख ले, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dm3। अगर हमने वॉल्यूम मालूम करने स्टूडेंट तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm3, तो इसके तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ये सल्फर की इस बेस पे मालूम करेंगे, फिर इसके साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि इसकी, देखिए ना, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा। तो सबसे पहले हम सल्फर के मोल्स मालूम कर रहे, तो n इज इक्वल टू स्टूडेंट सल्फर कि कितने ग्राम है स्टूडेंट? 15 ग्राम है। जब ये बर्न हो जाए, ठीक है, 15 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, इसका मोलर मास कितना है? वो है आपके पास 32 है। तो आप जब 15 को 32 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.46 मोल आपके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देख ले, इसका 1 मोल तो इसका भी क्या है? 1 मोल है। इसका अगर 2 मोल तो इसका भी कितना होगा? 2 मोल। तो इसका मतलब है कि अगर सल्फर के 0.46 मोल्स होंगे
तो वो किस के मोल्स के बराबर होंगे? SO2 के मोल्स के बराबर। तो 0.46 मोल्स ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अब हमें पता है स्टूडेंट कि हमारे पास अब SO2 के मोल कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो आप जरा देख ले स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल कितने हैं हमारे पास? 0.46, और इसको 22.4 dm³ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 0.46 मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो इससे क्या आएगा आपके पास? 10.5 dm³ आएगा आपके पास। ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो दोबारा जरा क्वेश्चन को देख लीजिए कि अगर हमारे पास सल्फर 15 ग्राम अगर बर्न हो जाए ऑक्सीजन के साथ, तो बता दो SO2 का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा? तो सल्फर तो हमारे पास सॉलिड है, तो ये हमने मास में एक्सप्रेस करना है। ऑक्सीजन हमने यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल किसके बराबर होते हैं? 22.4 dm³। SO2 यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल है, और 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 dm³ के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसके अगर हमने n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dm³, तो हमें मालूम ये तो मालूम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल मालूम नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल हमने इसके मालूम करना है, इसके बेस पे 15 ग्राम के बेस पे हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने सल्फर के मोल्स मालूम करने, तो n इज इक्वल टू 15, इसका मोलर मास क्या है? 32 है, तो इससे कितने आएंगे? 0.46 मोल्स आएंगे। अब स्टूडेंट अगर इसके 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, अगर इसके 10 मोल है तो इसके भी 10 मोल है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे आपके पास 0.46 मोल्स है, तो SO2 के भी कितने? 0.46 मोल्स होंगे। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.46 मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³। तो इसके कितने बनेंगे स्टूडेंट? 10.5 dm³। इसका वॉल्यूम क्या होगा? प्रोड्यूस। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने तो कहा कि मास वॉल्यूम मास, ठीक है, मोल वॉल्यूम, ठीक है, हम डिफरेंट कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट इसके रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास H2 है स्टूडेंट, O2 है हमारे पास, क्या बनाते हैं? 2HCl बनाते हैं। इसको मैंने डायरेक्ट बैलेंस लिखा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं स्टूडेंट के लेट सपोज अगर हमारे पास HCl का 10 dm³ होगा, तो बता दो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास Cl2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो बता दे हमारे पास Cl2 का वॉल्यूम कितना यूज होगा? वॉल्यूम ऑफ Cl2 हमने क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना वॉल्यूम ऑफ Cl2 क्या होगा स्टूडेंट? यूज होगा, ताकि हमारे पास 10 dm³ HCl हमारे पास क्या करे? बन जाए उससे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा देख लें, दोबारा क्वेश्चन को लिखते हैं। H2 प्लस Cl2 आपके पास क्या आएगा? 2HCl। सबसे पहले स्टूडेंट इसके हम मोल्स टर्म में हम एक्सप्रेस करते, देखो ना, अब ये भी गैस है स्टूडेंट, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो हमने वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे सल्फर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, तो इस वजह से हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट? 1 मोल है। यहाँ पे कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। बता दो यहाँ पे कितने एवोगैड्रो नंबर होंगे? 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे 2 एवोगैड्रो नंबर होंगे। मतलब जितने मोल्स होंगे उतने एवोगैड्रो नंबर होंगे। अब स्टूडेंट 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल, 1 एवोगैड्रो नंबर 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 dm³ के बराबर होता है। इसका भी 22.4 dm³ होगा, लेकिन इसका कितना होगा? यहाँ पे 2 मोल्स है, 2 एवोगैड्रो नंबर है, तो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? 22.4 से, तो आपके पास कितना आएगा? 44.8 dm³ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखते हैं स्टूडेंट, अब जरा देख ले अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर अब यहाँ पे हम Cl2 का देखते हैं, अगर Cl2 का 1 मोल 22.4 dm³ करता होता है, तो आपके पास HCl का कितना dm³ होगा? 44.8 dm³। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं स्टूडेंट, कि अगर क्लोरीन का 22.4 dm³ होगा, तो HCl का कितना होगा स्टूडेंट? वो होगा 44.8 dm³। अब स्टूडेंट यहाँ पे HCl के dm³ दिए कि अगर इसका 10.0 dm³ हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो बता दे यहाँ पे क्लोरीन का कितना dm³ होगा। तो सिंपल हम करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ पे करेंगे। जब स्टूडेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट?
यहाँ पे आएगा x मल्टीप्लाई बाई 44.8 इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 10 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम 44.8 से क्या करेंगे, डिवाइड करके x को हम अकेले छोड़ेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा 44.8 डीएम क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे 22.4 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, शाबाश, 22.4 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 44.8 से डिवाइड करें, तो आपके पास वैल्यू आएगी कितने, डीएम क्यूब आएगा। दिस विल बी द आंसर। स्टूडेंट अगर इसको मैं 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूं, अब जरा देख ले, कॉमन सेंस हमने लॉजिक यूज करना है, जरा देख ले। अब देखिए ना, Cl2 का अगर 1 मोल है यहाँ पे, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डीएम क्यूब होगा। तो Cl2 का अगर 22.4 डीएम क्यूब यूज होगा तो HCl के कितने बनेंगे, 44.8 डीएम क्यूब होंगे। ठीक है, तो अब अगर इसका 10 डीएम क्यूब होगा तो डेफिनेटली इसका 5 डीएम क्यूब होगा। इसको सिंपल आप 2 से डिवाइड कर ले, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे हम सिंपल ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, जरा देख ले, अगर यहाँ पे अगर क्लोरीन का 1 मोल है, क्लोरीन का कितना मोल है, 1 मोल है, HCl का कितना मोल है, कितना वॉल्यूम है, वो 2 वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 2 वॉल्यूम है। तो इसका अगर मिसाल के तौर पे ये 100 देता, 100 डीएम क्यूब होता, तो ये क्या होता, यहाँ पे 50 आता। ठीक है, अगर ये 1000 डीएम क्यूब देता तो यहाँ पे 500 आता, क्योंकि इसका अगर 1 वॉल्यूम है तो इसके 2 वॉल्यूम बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं इसका 10 वॉल्यूम होगा तो बता दो इसका कितना वॉल्यूम होगा, वो 20 वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसके डबल होगा। ठीक है ना, HCl यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 मोल है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब, 2 मोल 2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब, तो इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसका अगर 10 वॉल्यूम कर ले तो इसका 20 होगा, अगर इसका 200 वॉल्यूम कर ले तो इसका कितना होगा, 400 होगा, मतलब इसके डबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट, फिर हम इसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms present in 11.5 dm cube of N2 molecules at STP। इसको जरा सॉल्व करते, ठीक है स्टूडेंट, के कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.5 dm cube of N2 at STP। कि बताओ STP मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डीएम क्यूब। कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट करना है किसमें, N2 में, जब वॉल्यूम कितना होगा 11.5 डीएम क्यूब होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके मोल्स मालूम करेंगे। तो N इज इक्वल टू स्टूडेंट गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई स्टूडेंट 22.4 डीएम क्यूब आपके पास होगा। तो N इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट 11.5 है आपके पास, इसको आपने 22.4 डीएम क्यूब के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो आप लोग डिवाइड कर ले, 11.5 को 22.4 से डिवाइड कर ले, तो इसके आएंगे 0.51 मोल्स आपके पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि 0.51 मोल्स इसके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास स्टेप नंबर 2 होगा। फिर हम स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 2 में भी अगर हम देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कहा था कि जब हमने एटम्स मालूम करना है मॉलिक्यूल में, तो आपने एटॉमिसिटी करना है, उस एटम से आपने
मल्टीप्लाई करना है। हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किया था, लेकिन चलो खैर हम स्टेप वाइज करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले मालूम करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या है? 0.51 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होते हैं? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इसको आप जरा मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? आपके पास आएगा स्टूडेंट 3.07 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है। नंबर ऑफ एटम मालूम करना। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट? जरा देख ले। वही फार्मूला है n इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं स्टूडेंट। 3.07 ज़रब 10 की ताकत 23 स्टूडेंट, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? हमने 2 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, तो क्या आएगा? अब जरा देख लो, n इज इक्वल टू 3 2 जा 6 पॉइंट और 7 2 जा 14, तो आपके पास आएगा 6.14 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स आपके पास आएगा। या स्टूडेंट इसको हम सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एटम्स। तो n इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.51 है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले शाबाश। 0.51 को आप 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? 6.14 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स आपके पास आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है स्टूडेंट। एमसीक्यूज पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस